नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के दूसरे वंश सालुव वंश की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संगम वंश की चर्चा खूब डिटेल से की है। हमने समझा कैसे स्थापित हुआ, कैसे समाप्त हो गया, वह सब कुछ हम देख चुके हैं। तो दूसरा प्रभावशाली वंश है, उसे कहेंगे सालुव वंश और यह विजयनगर में स्थापित होता है। आज हम इसी की चर्चा डिटेल से करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। विजयनगर साम्राज्य में हमने सबसे पहले देखा कि हरिहर और बुक्का ने मिलकर संगम वंश की स्थापना की। 1336 से लेकर 1485 तक यह वंश चलता है। मतलब लगभग 150 सालों तक यह वंश विजयनगर में शासन को संभालता है। लेकिन इसके जो अंतिम दो राजा हैं, एक आपका मल्लिकार्जुन और मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष द्वितीय, इन दोनों के शासनकाल के दौरान जो संगम वंश है वह काफी कमजोर हो जाता है और विरूपाक्ष के समय जो इनका सेनापति है नरसिंह, वह विद्रोह करता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है। अब नया वंश स्थापित होगा सालू वंश। कब स्थापित हुआ? 1485 में और 1505 तक यह चलेगा। लगभग 20 सालों तक इसका शासनकाल हमको दिखता है। नरसिंह सालू ने इसे स्थापित किया था। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जो यह नया वंश स्थापित हुआ था इसको कहते हैं एक विद्रोही वंश के रूप में। अब विद्रोही वंश का मतलब जो आपका यह विरूपाक्ष है, इसका प्रशासन ठीक नहीं था और प्रशासन ठीक ना होने के कारण जो विद्रोह है वह विद्रोह काफी ज्यादा होने लगा। जो स्थानीय शक्तियां हैं वह अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। इसी क्रम में जो नरसिंह है, इसने प्रशासन पर अधिकार किया, विरूपाक्ष को सत्ता से हटा दिया और खुद एक नए वंश की स्थापना कर दी। लेकिन इसका शासनकाल केवल 20 वर्ष का हमको दिखेगा। क्यों? जनता का समर्थन वह नहीं मिलेगा इस वंश को। यानी जनता अपने पुराने राजा के प्रति ही समर्पित थी। जनता इसको देख रही थी, इसने विद्रोह करके राजा के पद को ही समाप्त कर दिया है। वास्तविक रूप से जनता इसे राजा मानती ही नहीं है। इसके बाद जो अगला वंश है तुलुव वंश, उसकी स्थापना होगी। 1505 से 1570 तक यह वंश शासन को संभालेगा। इसी वंश में आपको मिलेंगे कृष्णदेवराय, जो विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली शासक हैं। उसके बाद अराविडु वंश आएगा और यह भी लगभग 80 वर्षों तक शासन को संभालेगा। तो संगम वंश के विषय में सब कुछ हम देख चुके हैं। सालू वंश के विषय में आज हमको देखना है। हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। हरिहर और बुक्का इसको स्थापित करते हैं। लेकिन जब शासन होता है मल्लिकार्जुन का, तो उस समय यह प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है और विरूपाक्ष के आते आते यह व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर आ जाती है। तो इन्हीं का एक सेनापति है, वह इस स्थिति का लाभ उठाता है। सेनापति कौन है? नरसिंह। नरसिंह लाभ उठाता है इस स्थिति का और विरूपाक्ष द्वितीय को हटा देता है। हटाने के बाद वह सत्ता पर अधिकार कर लेता है। इससे जो विजयनगर का क्षेत्र है वहां पर सालुव वंश की नींव पड़ती है। यानी 1485 में तख्ता पलट हुआ। सालुव वंश के राजा नरसिंह सालू ने संगम वंश के राजा विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से हटाकर स्वयं को विजयनगर का सम्राट घोषित कर दिया। तो अब नए वंश की स्थापना हो गई है। लेकिन हमने जैसे चर्चा की कि केवल 20 वर्षों का शासनकाल इनका दिखेगा, लेकिन 20 वर्षों में भी यह कई प्रभावशाली कार्य करेंगे। जैसे जो इनका पहला राजा है सालू नरसिंह, जो 1485 से यानी स्थापना से लेकर 1491 तक लगभग 6 सालों तक शासन को संभालता है। तो यह कई सारे परिवर्तन करने की कोशिश करता है। सबसे पहली समस्या यह थी कि जो बहमनी सल्तनत है वह आक्रमण अभी भी लगातार कर रही थी। हमने यह आक्रमण इनकी स्थापना से देखा है। मतलब जब संगम वंश स्थापित हुआ तब से लेकर जब तक संगम वंश या जो विजयनगर साम्राज्य है वह समाप्त नहीं होगा तब तक लगातार आक्रमण होते रहेंगे। सीमा विवाद इनसे लगातार बने रहेंगे। तो बहमनी सुल्तान आक्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जैसे हमने बात की थी गजपति शासकों की, जैसे हमने बात की थी रेड्डी शासकों की, तो यह सब भी हमले करते रहेंगे और इन हमलों से जो विजयनगर साम्राज्य है वह कमजोर हो जाएगा। तो सबसे पहली चुनौती जो नरसिंह के सामने थी वह यही थी कि इन हमलों से साम्राज्य की रक्षा की जाए। इसके लिए उसने सेना को फिर से संगठित किया, उसका पुनर्गठन किया। एक बड़ा परिवर्तन और हुआ। इससे पहले जो पश्चिमी तट है, वह पश्चिमी तट बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पर जो बंदरगाह हैं उन पर अधिकार के लिए युद्ध चल रहे थे। लेकिन अब जो पूर्वी तट है वहां पर जो विजयनगर साम्राज्य है अपना प्रभाव बढ़ाने की
कोशिश करेगा। यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तट है वहां पर विजयनगर चाहेगा कि उसका अधिकार हो जाए, क्योंकि यह एक विद्रोही शासक के रूप में स्थापित हुआ था। यानी इसने राजा से विद्रोह किया था और खुद एक सामंत होने के बाद राजा बन बैठा था। तो जो बाकी सामंत हैं वह इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। बाकी सामंत इसके विरोध में थे कि इन्हीं के बीच का एक आदमी जाकर सत्ता पर अधिकार कर लेता है तो वह उसकी बातों को क्यों माने। तो धीरे धीरे जो सामंत हैं उनको यह कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सामंत इतनी आसानी से कंट्रोल होने वाले नहीं थे। तो इसने कई सारी कठोर नीतियां अपनाई और उन सामंतों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सामंत अंततः कंट्रोल नहीं हुए क्योंकि सामंतों के पास ज्यादा शक्ति थी। यहाँ एक व्यवस्था के विषय में आप ध्यान रखेंगे, नायक व्यवस्था। यह व्यवस्था बहुत मजबूत थी विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में, या हम कहे दक्षिण भारत के क्षेत्र में। स्थानीय शासक नियुक्त किए जाते थे और यह स्थानीय शासक बहुत परिवर्तन करते थे। इनका बहुत प्रभाव होता था। जैसे जब हम बात करते हैं मदुरै के नायक, तो यह बहुत प्रभावशाली हैं। अपने क्षेत्र में यह एक तरह से पूरे स्वतंत्र राजा की तरह ही व्यवहार करते हैं और पूरी तरीके से एक नई व्यवस्था को ही जन्म देते हैं। तो इन नायकों पर अधिकार कर पाना, यानी जो स्थानीय सामंत हैं उन पर अधिकार कर पाना, इसके लिए बड़ी चुनौती थी। 1491 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला प्रशासक आएगा इम्माडी नरसिंह देवराय। पहले कौन है? सालू नरसिंह देवराय। दूसरा कौन है? इम्माडी नरसिंह देवराय। 1491 से लेकर 1505 तक यह शासन को संभालेगा, लेकिन फिर से परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन, इस समय जो वास्तविक सत्ता है वह एक सामंत के हाथों में होगी। नरसिंह देवराय सामंत था, इसने स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी है वह योग्य नहीं है और योग्य ना होने के कारण जो वास्तविक सत्ता है वह एक सामंत के पास होगी। सामंत कौन है? नरसा नायक या फिर नरसिंह नायक। इस नरसिंह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आपका नरसिंह देवराय यानी इम्माडी नरसिंह देवराय, एक है आपका सालू नरसिंह देवराय, एक है आपका नरसिंह नायक या नरसा नायक। तो ऐसे देखिए, एक आपको सालू मिलेगा, एक आपको मिलेगा इम्माडी, एक आपको मिलेगा नरसा नायक। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सालू वंश स्थापित हुआ, उसके बाद इम्माडी का प्रशासन, उसके बाद नरसा नायक एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसे कहेंगे तुलुओ वंश। तो वास्तविक सत्ता किसके पास है? नरसा नायक के पास। ये जो वास्तविक सत्ता या वास्तविक नियंत्रण नरसा नायक के पास है, यह बात इम्माडी को पसंद नहीं आएगी। वह चाहेगा कि उसका अधिकार हो जाए, लेकिन जो हमले हैं जैसे बहमनियों के हमले, गजपति शासकों के हमले, यह हमले अभी भी लगातार होते रहेंगे और इन हमलों में प्रभावशाली तरीके से नरसा नायक ही भूमिका अदा करेगा, इन हमलों को रोकने का प्रयास करेगा। तो इम्माडी नरसिंह देवराय योग्य नहीं है, प्रशासन पर वास्तविक पकड़ है नरसा नायक की और लगातार हमले हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो दरबार में षड्यंत्र है वह भी हो रहा है, जो सामंतों का विद्रोह है वह भी हो रहा है, प्रशासनिक अराजकता की जो स्थिति है वह पूरी तरीके से बनी हुई है। एक तथ्य इसके साथ और, जो जनता है वह भी समर्थन नहीं दे रही है सालू वंश को। क्यों? क्योंकि जनता समझ रही है कि यह विद्रोही वंश है, या जनता यह मान रही है कि यह एक विद्रोही वंश है जिसने पारंपरिक राजा को हटाकर सत्ता पर अधिकार किया है। तो सारी समस्याएं बनी रहेंगी। इस कारण से हम देखते हैं कि जो नरसा नायक है और जो इम्माडी है, इनके बीच विवाद प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों विवाद? क्योंकि जो नरसिंह है, इम्माडी नरसिंह, इसकी एज कम है, अनुभवहीन है, योग्यता कम है, इसलिए जो वास्तविक सत्ता है वह होगी नरसा नायक के पास। नरसा नायक वास्तविक रूप से सत्ता को चलाएगा, पूरा अधिकार उसी का हमें दिखेगा। ये जो बात है इम्माडी को पसंद नहीं आएगी। वह चाहेगा कि जो वास्तविक सत्ता है, वास्तविक अधिकार है, वह उसके पास बना रहे और इसलिए यह चाहेगा कि नरसा नायक को हटा दिया जाए किसी तरीके से। मतलब इम्माडी नरसिंह पहले तो छोटा है, लेकिन जब इसकी एज बढ़ेगी तो यह चाहेगा कि उसकी सत्ता वापस उसके हाथों में आ जाए। मतलब राजा का जो अधिकार है वह पूरा अधिकार उसको मिल जाए। लेकिन क्योंकि जो आपका नरसा नायक है वह इतना प्रभाव बना चुका है कि वह होना संभव नहीं था। यह बड़ा कारण था संघर्ष का। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो साम्राज्यिक व्यवस्था है वह डिस्टर्ब हो जाती है। पूरे साम्राज्य में दो गुट बन जाते हैं, एक जो इम्माडी को समर्थन दे रहा है और चाह रहा है कि उसके हाथों में सत्ता आ जाए, दूसरा नरसा नायक का ग्रुप जो यह चाहता है कि उसके हाथों में सत्ता आ जाए या उसका प्रभाव कम से कम बना रहे। यहाँ एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो इम्माडी है वह अनुभवहीन है और इसलिए जो स्थानीय सामंत हैं वह चाहेंगे कि यही राजा बना रहे। क्यों?
क्योंकि अगर यह राजा बना रहेगा तो इन पर मतलब सामंतों पर जो नियंत्रण है वह नियंत्रण नहीं होगा, सामंत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। अगर राजा योग्य होगा तो सामंतों पर नियंत्रण बढ़ाएगा और सामंतों का प्रभाव कम होगा। तो इसलिए जो कई सारे सामंत हैं वह चाहते हैं कि इम्माडी ही राजा बने, उसी का प्रभाव बना रहे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि इम्माडी प्रशासनिक रूप से योग्य नहीं है, प्रशासन नहीं चला पाएगा, तो वह नरसा को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए जो दरबारी व्यवस्था है वह पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। अंततः जो नरसा नायक है उसने यह डिसाइड क्या किया कि अगर नरसिंह को ऐसे ही छोड़ा गया तो जो यह सामंत हैं यह लगातार सपोर्ट करते रहेंगे कि यही राजा बने, और यही राजा बने का मतलब क्योंकि यह योग्य नहीं है तो सत्ता में क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब पूरी जो व्यवस्था है प्रशासन की विजयनगर की वह डिस्टर्ब हो जाएगी। जो स्थानीय शक्तियां हैं, पड़ोस की शक्तियां हैं, वह सब विद्रोह करेंगी और राज्य को ही कहीं ना कहीं समाप्त कर देंगी। तो इसने क्या किया, इम्बाडी को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इसको रख दिया पेनुकोंडा के किले में। यहाँ भी आप अंतर ध्यान रखिएगा, बंदी बनाने का मतलब यहाँ नजरबंद, मतलब राजा को एक सीमित क्षेत्र में रख दिया। अब राजा का प्रभाव केवल यहीं तक रहेगा। इससे पहले हमने देखा था कि जो विरूपाक्ष था उसको गद्दी से हटा दिया गया था। इसलिए क्या हो गया था, जनता विद्रोही मतलब सालू को समर्थन नहीं दे रही थी क्योंकि उसने विरूपाक्ष को गद्दी से हटा दिया था। नरसा नायक ने गद्दी से हटाया नहीं है बल्कि एक किले में नजरबंद कर दिया है। इससे जनता विद्रोही नहीं होगी। दूसरा कारण यह कि जनता पहले से ही इस वंश को विद्रोही मान रही थी, मतलब सालू वंश को। तो जब नरसा नायक ऐसा करेगा तो बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं होगा जनता का, कहीं न कहीं जनता इस बात को समर्थन देगी कि सही किया है काम। तो नजरबंद कर लिया और यह आंध्र प्रदेश के इस किले में सीमित हो गया। अब नरसा नायक वास्तविक रूप से प्रशासन को संभालेगा, मतलब जो अब नीतियां हैं वह पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में होंगी। इसका संघर्ष होगा चोल राजाओं से, पांड्य राजाओं से और चेर राजाओं से। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इन राजाओं की जो शक्ति है वह शक्ति पहले से ही कमजोर है और इन कमजोर शक्तियों पर अधिकार करने का यानी इनके क्षेत्रों पर अधिकार करने का द्वंद चल रहा है। जो अन्य लोग हैं वह चाहते हैं कि इनके क्षेत्रों पर अधिकार हो जाए। जैसे जब हम बात करते हैं चोल साम्राज्य की, तो 13वीं सदी के अंत में ही इसका पतन हो चुका था। अंतिम प्रभावशाली शासक इसका राजेंद्र चोल तृतीय था। अब जो चोल वंश है वह केवल नाम मात्र का है, मतलब केवल किसी तरीके से वह प्रशासन को चला रहा है, अपने वंश की प्रतिष्ठा को बचा रहा है, लेकिन कमजोर हो चुका है पूरी तरीके से। और इसका प्रभाव यह है कि जो स्थानीय शासक हैं या जो आसपास के राजा हैं वह चाहते हैं कि इनके क्षेत्रों पर अधिकार हो जाए। यही काम नरसा नायक भी करता है, वह इन क्षेत्रों पर अधिकार करता है और अधिकार करने के बाद जो नायक मंडल व्यवस्था है, यह व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस व्यवस्था को लागू कर देता है और विजयनगर साम्राज्य के इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है चोल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसी तरह से जो पांड्य साम्राज्य है यह भी 14वीं सदी में लगभग समाप्त हो जाता है। मलिक कफूर का आक्रमण होता है जो दिल्ली सल्तनत से आता है और इस वंश को समाप्त करने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। यहाँ के क्षेत्रों पर भी अब जो विजयनगर साम्राज्य है वह अपना प्रभाव बढ़ाता है और इन पर अपना अधिकार करता है। पांड्य साम्राज्य को लगभग समाप्त कर चुका था पहले ही मलिक कफूर, और उसके बाद जो बचे खुचे उत्तराधिकारी थे वह आपस में ही युद्ध कर रहे थे। इस पूरी स्थिति का लाभ नरसा नायक ने उठाया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया और तिरुनवेली और मदुरै जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यह जो आपका मदुरै है, यहाँ पर जो नायक नियुक्त होगा वह बहुत सारे परिवर्तन करेगा और बाद में यहीं पर मदुरै नायक वंश की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह से चोल राजाओं के साथ पांड्य राजाओं के साथ इनका संघर्ष होता है। फिर बचे आपके चेर राजा, इनका प्रशासन क्षेत्र त्रावणकोर और कोच्चि का हमको दिखता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो चेर वंश है यह पहले ही लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन कई छोटे छोटे क्षेत्रों पर इनके वंशजों का अधिकार है, जैसे कोच्चि, कालीकट के जमोरीन और त्रावणकोर, मतलब छोटे क्षेत्रों पर इनके वंश के लोगों का अधिकार है। इसी समय मतलब नरसा नायक के समय जमोरीन बहुत फेमस है। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जमोरीन राजा का नाम नहीं बल्कि राजा के पद का नाम है, मतलब जो उस गद्दी पर बैठता था उसको कहते थे जमोरीन। इसे अभी हम समझेंगे। तो जमोरीन का शासन है और जमोरीन स्थानीय प्रशासन को देख रहा है। विजयनगर साम्राज्य अपना प्रभाव बढ़ाता है और इस जमोरीन से कर वसूलना
प्रारंभ कर देता है। इसी तरीके से जो कोच्चि का राजा है वह विजयनगर का सहयोग करता है, क्योंकि जमोरिन चाहता था कि कोच्चि पर नियंत्रण हो जाए। अब देखिए, जो आपका चेर वंश है वह वास्तविक रूप से तो लगभग समाप्त हो चुका है। तो जो क्षेत्र है वह छोटे छोटे हिस्सों में बट चुका है। यहाँ पर स्थानीय राजा हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं चेर वंश से। अब इनमें क्या होगा, हर राजा अपने आप को वास्तविक उत्तराधिकारी बताएगा कि वह वास्तव में चेर वंश का है और वही वास्तविक उत्तराधिकारी है। तो पूरे क्षेत्र पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन क्योंकि संसाधन इनके पास कम होंगे, स्थानीय स्तर के यह राजा होंगे, बहुत प्रभावशाली नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र पर प्रशासन संभालेंगे, मतलब किसी क्षेत्र विशेष पर यह नियंत्रण रखेंगे, लेकिन कोशिश यह करेंगे कि पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाए। इसी तरह से जो जमोरिन है इसका एक क्षेत्र पर नियंत्रण है और दूसरे क्षेत्र पर, मतलब जो कोच्चि का क्षेत्र है वहां पर दूसरे राजा का नियंत्रण है। अब इनमें क्या होगा, जो यह राजा है वह अन्य शक्तियों से संपर्क करेंगे कि वह समर्थन दें जिससे वास्तविक रूप से वह अपनी सत्ता को बचा सके या फिर अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके। इसी क्रम में जो कोच्चि का राजा है यह समर्थन लेता है विजयनगर से। तो विजयनगर समर्थन देता है कोच्चि के राजा को और जमोरिन से भी टैक्स वसूलता है। उस समय जो जमोरिन है वह वास्तव में कौन है यह बता पाना काफी मुश्किल है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि मन विक्रमन शायद जमोरिन राजा था और इसी के समय जो वास्को डी गामा है वह केरल में आता है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, मतलब पुर्तगालियों का आगमन भारत में प्रारंभ हो चुका है। इसी जमोरिन से वह मिला था। यह भी घटनाक्रम है। अब आप समझिए कि जो जमोरिन है वह वास्तव में है कौन। यह एक उपाधि है। सबसे पहली चीज, उपाधि मिलती किसको थी, जो केरल के कोझिकोड के शासक हैं। मतलब मलयालम भाषा का यह क्षेत्र है और मलयालम भाषा में राजा को कहा जाता था समुद्थिरी। इसका मतलब यह होता था समुद्र का राजा, क्योंकि जो आपका यह क्षेत्र है कोझिकोड, यह कैसा क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र। तो यहाँ का जो राजा है उसे कहते थे समुद्र का राजा और समुद्र के राजा के रूप में उपाधि इस्तेमाल होती थी समुथिरी। समुथिरी का जो पुर्तगाली अनुवाद है, यानी जब भारत में पुर्तगाली आए तो इन्होंने समुथिरी को पढ़ा जमोरिन, मतलब अपनी भाषा में इनको जमोरिन वह कहने लगे। इसी तरीके से जमोरिन राजा के रूप में यह लोग फेमस हो गए। तो जमोरिन क्या है, एक उपाधि है जो दी जाती थी कोझिकोड के शासकों को। कोझिकोड है कहाँ, केरल के क्षेत्र में। तो जमोरिन वाला जो टॉपिक है वह आप समझ चुके होंगे। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो चोल राजा हैं, पांड्य राजा हैं, चेर राजा हैं, यह काफी कमजोर हो चुके हैं। स्थानीय वंशज इनके बचे हुए हैं जो दावा करते हैं अपने क्षेत्र का, लेकिन प्रभावशाली नहीं है, बहुत शक्तिशाली नहीं है। तो नरसा नायक अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और इन पर अधिकार करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली कैसे, नायक व्यवस्था के थ्रू। इसके बाद जो नरसा नायक है, इनके पुत्र आते हैं वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने क्या किया, या यह ऐतिहासिक दावा है, दोनों पक्षों में लोग हैं। कुछ कहते हैं ऐसा किया था, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं किया था। जो कहते हैं ऐसा किया था वह यह है कि जो इम्माडी नरसिंह है, जिसको किले में कैद किया गया था, नजरबंद किया गया था, उसकी हत्या हो जाती है और कहते हैं कि यह हत्या वीर नरसिंह ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि जो सत्ता संघर्ष है वह संघर्ष अभी भी बना हुआ था। इम्माडी अभी भी चाहता था कि उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए और अगर यह नियंत्रण स्थापित होता तो जो अराजकता है वह अराजकता फैल जाती। और बहुत सारे इतिहासकार इस मत पर सहमत हैं कि इम्माडी का शासन नहीं होना चाहिए था, वह योग्य नहीं था। तो वीर नरसिंह ने हत्या कर दी, या ऐसा माना जाता है कि हत्या कर दी इम्माडी की। इसी वंश में जो अगला प्रशासक है वह कृष्णदेव राय आएगा। इस वंश में नरसा नायक के उत्तराधिकारियों के रूप में। पहले कौन आया है नरसा नायक के बाद, वीर नरसिंह, जिसने हत्या की है, या माना जा रहा है कि हत्या की है इम्माडी की। और नया वंश स्थापित हो जाएगा तुलुव वंश। हत्या के विषय में हम देखते हैं कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन माना यह जाता है कि कोई गुप्त रूप से षड्यंत्र रचा गया और इसको जो बंदी बनाया गया था इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जो वीर नरसिंह राय हैं, नरसा नायक के पुत्र, इन्होंने खुद को विजयनगर का राजा घोषित कर दिया और आधिकारिक तौर पर जो तुलुव वंश है उसकी नींव पड़ गई विजयनगर साम्राज्य में। तो सालुव वंश के बाद जो आपका तुलुव वंश है वह वंश स्थापित हो जाता है विजयनगर साम्राज्य में। शुरुआत कहां से हुई थी, संगम वंश से। तो संगम वंश, सालुव वंश, उसके बाद तुलुव वंश। तुलुव वंश की नींव किसने डाली है, वीर नरसिंह ने। बहुत सारे इतिहासकार इस हत्या पर अपना मत देते हैं और उनका मत लगभग एक जैसा है। जैसे ए नीलकंठ शास्त्री जो दक्षिण भारत के एक फेमस इतिहासकार हैं, टी.एस. श्रीनिवासाचारी, कृष्णदेव राय की जो आत्मकथा है, आमुक्त माल्यद, परनाउ नून्स नामक जो पुर्तगाली यात्री है,
इसका विवरण नीलकंठ शास्त्री की किताबें जैसे अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसी तरह से रॉबर्ट केवेल की किताब ए फॉरगॉटन एम्पायर, इन सारी किताबों में या इन सारे इतिहासकारों का एक ही जैसा मत है कि जो स्थिति थी विजयनगर साम्राज्य की, या हम कहे इम्माडी नरसिंह की, वह इस लायक नहीं थी कि सत्ता उसको सौंपकर विजयनगर का नियंत्रण उसके हाथों में सौंप दिया जाए। मतलब यह एक तरह से प्रशासन की मजबूरी थी। साम्राज्य की रक्षा के लिए जरूरी था कि इम्माडी को हटाया जाए, और इम्माडी को हटाकर वीर नरसिंह राव ने तुलु वंश की स्थापना कर दी विजयनगर साम्राज्य में। तो इस तरह से जो दूसरा वंश है तालुव वंश, यह वंश समाप्त हो जाता है विजयनगर साम्राज्य में। अगला वंश आएगा तुलुव वंश, जिसकी स्थापना हो चुकी है, और इसका सबसे प्रभावशाली राजा कृष्णदेव राय हमको मिलेगा। इनके विषय में भी हम काफी डिटेल से देखेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।